वेलकम। मेरा नाम उमा सोमन है और आज हम रीडिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, लिटरेसी डेवलपमेंट के बारे में। सो रीडिंग एंड राइटिंग। मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको अम, हम जो स्लाइड्स दिखा रहे हैं, हम जो इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, वो दिख सके। अगर आपको ये स्क्रीन दिख रहा है जो कहता है वेबिनार सीरीज 2020, तो प्लीज चैट में हमें बताइए कि आपको ये स्क्रीन दिख रहा है। जस्ट अगर आप यस कहते हैं या हाँ कहते हैं तो दैट इज गुड, ताकि हम समझ सके कि लोगों को ये दिख रहा है। ओके, गुड। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं उमा सोमन हूँ। मेरी पार्टनर लिसनिंग टुगेदर में पार्टनर है अल्लादिनी राव दुगर। अल्लादिनी अभी बैक एंड मैनेज कर रही है, चैट, आपके क्वेश्चंस आंसर्स देख रही है, व्हाट्सएप पर मैनेज कर रही है। तो उसका फोटो और वीडियो नहीं दिखेगा, लेकिन अलादिनी और मैं मिलकर लिसनिंग टुगेदर चलाते हैं। अलादिनी हमारी को फाउंडर है और पेरेंट एम्पावरमेंट की डायरेक्टर है। वो पेरेंट्स के साथ काम करती है, 15 साल से अधिक एक्सपीरियंस है उसको टीचर ऑफ द डेफ होने में। अभी वो अपनी एवीटी की सर्टिफिकेशन भी कर रही है। और अलादिनी इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल और हिंदी बोलती है। जैसे कि मैंने कहा, मेरा नाम है उमा सोमन। मैं भी डेफ बच्चों की टीचर हूँ और मेरी हियरिंग एंड स्पीच साइंसेस में पीएचडी भी है। उसके अलावा मैं सर्टिफाइड लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, ऑडिटरी वर्बल एजुकेटर भी हूँ। पिछले 15 से अधिक साल मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। और अभी तकरीबन 10 साल जो कोई भी प्रोफेशनल्स है जिनको एलएसएलएस या एवीटी की सर्टिफिकेशन में इंटरेस्ट है, उनको मेंटोरिंग भी कर रही हूँ, उनको सपोर्ट कंसल्टेशन भी कर रही हूँ। मैं लिसनिंग टुगेदर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट की डायरेक्टर हूँ और इंग्लिश, मराठी और हिंदी बोलती हूँ। अलादिनी ओरिजिनली बैंगलोर से है, मैं ओरिजिनली पुणे से हूँ। अब हम दोनों कई सालों से यूएस में रहते हैं। तो लिसनिंग टुगेदर क्या है, जो नए लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बताती हूँ। लिसनिंग टुगेदर ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा हम पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं और बच्चों जो कम्युनिटीज है, समाज के विकास और जागृति के लिए भी काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग है, कर्णबधिर जो बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता, उनकी लाइफ में तरक्की या प्रगति या वो जिंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं, ये वो कहाँ रहते हैं, उनके माता पिता के पास कितने पैसे हैं, इस पर आधारित न होकर दुनिया भर में हर एक डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चा उसकी पूरी क्षमताओं को जान सके, अपने पूरे बेस्ट पोटेंशियल, लिव हिज बेस्ट लाइफ। ऐसा ऐसा हमें चाहिए। हम ऐसे दुनिया की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं और ये जो फ्री वेबिनार्स है पब्लिक अवेयरनेस के, उसके लिए भी वो भी करते हैं। तो पेरेंट्स के साथ काम करना क्या है? तो अलादिनी वो सारा डिपार्टमेंट लीड करती है और उसमें वो इंडिविजुअल पेरेंट्स के साथ काम करती है या ग्रुप में काम करती है या पेरेंट एजुकेशन सेशंस करती है। तो बेसिकली ये थेरेपी है जो हम टेली थेरेपी द्वारा करते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मैं टीचर्स, थेरेपिस्ट और कोई भी जो प्रोफेशनल्स है, प्रशिक्षक है इस एरिया में, उनके साथ कोर्सेज करती हूँ, उनकी ट्रेनिंग करती हूँ। और जो कोई भी सेंटर्स है, जो कोई भी प्रोग्राम्स है जिनको अपने प्रोग्राम्स को अपडेट करना है, उनके लिए कंसल्टेशन भी करती हूँ। अम, एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमारी पेरेंट्स के लिए सारी जो सर्विसेज़ है, वो फ्री ऑफ चार्ज है। हम पेरेंट्स से कोई भी फीस नहीं लेते। प्रोफेशनल से हम फीस लेते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, ताकि पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई रुक गई या ट्रेनिंग नहीं हुआ, ये हम नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए ये ध्यान में रखकर हमारी सारी ऑर्गेनाइज़ेशन डोनेशंस पर चलती है और हम किसी भी हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट कंपनी के साथ फाइनेंशियली एसोसिएटेड नहीं है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है।
तो ये रही लिसनिंग टुगेदर की बैकग्राउंड। अब हम आपसे सुनना चाहेंगे। अभी एक पोल खुलेगा, उसमें आप वोटिंग कर सकते हैं। हमें बताइए कि आप डेफ बच्चे के माता-पिता है या फैमिली मेंबर है या उनके साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स है या इस फील्ड में स्टूडेंट है। बताइए हमें कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, आपकी मदर टंग क्या है और क्या ये आपका पहला वेबिनार है? और आप किस टाइप के डिवाइस से हमसे कनेक्ट हो रहे हैं? तो प्लीज़ वोट कीजिए ताकि हम समझ सकें आज ऑडियंस में कौन-कौन है। ओके, वोट्स आ रहे हैं। अब तक तकरीबन 30% लोगों ने वोट किया है। मैं थोड़ी और रुकूँगी ताकि लोग रिस्पॉन्ड कर सकें। ऑलराइट, तकरीबन 70% लोगों ने वोट किया है। 80 तक जाने की कोशिश करते हैं, तो और थोड़ी सेकंड्स रुकती हूँ। 75 और अगर 3-4 लोग वोट करते हैं, तो हमें इस ग्रुप का अंदाज़ा आएगा। ऑलराइट, आई थिंक 75 ओह! हो गए 80। एक्सीलेंट जॉब एवरीबॉडी। तो हम आज देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमें जॉइन कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स और थेरेपिस्ट और पेरेंट्स भी है इस ग्रुप में, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे मराठी, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो शायद मैं थोड़े एग्ज़ाम्पल्स मराठी में भी देने की कोशिश करूँगी, ताकि लोगों को वो ज़्यादा एप्लीकेबल हो सके। और बहुत लोग पहली बार जॉइन कर रहे हैं, तकरीबन 50% लोगों का ये पहला वेबिनार है। दिस इज़ फैंटास्टिक, सो गुड टू सी दैट। अम, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो शायद आप स्क्रीन के नीचे ये देख रहे हैं कि आपको चैट में हमसे कम्युनिकेट करने का ऑप्शन है और क्यू एंड ए में भी कम्युनिकेट करने का ऑप्शन है। क्यू एंड ए जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, उसके बारे में अगर कोई सवाल है, तो प्लीज़ क्यू एंड ए में टाइप कीजिए। अगर आपको कोई अदर अलग कमेंट है, तो चैट में टाइप कीजिए। ओके? तो शुरुआत करते हैं। ये हमारी 2020 वेबिनार सीरीज़ का 5वां वेबिनार है। इससे पहले हमने मेन स्ट्रीमिंग के बारे में बात की है, वोकैब्युलरी डेवलपमेंट के बारे में बात की है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात की है और आज हम लिटरेसी डेवलपमेंट के बारे में बोलेंगे। लिटरेसी माने रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना। और सारी एज जब से बच्चे का जन्म होता है, तब से लेके हाई स्कूल, कॉलेज तक की उम्र में रीडिंग राइटिंग डेवलपमेंट कैसी करनी है, इसके बारे में बोलेंगे। तो देखिए, ये आज के हमारे उद्दिष्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है। आज के सेशन के बाद मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो सहभागी हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको सुनने, बोलने और पढ़ने-लिखने के एक-दूसरे के साथ ये कैसे जुड़े हैं, इसका वो वर्णन कर सके। हियरिंग लॉस का पढ़ने और लिखने पे क्या परिणाम होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, इसको इसकी जाँच कर सके और फिर विविध उम्र के बच्चों के लिए उनके लिटरेसी का विकास कैसे करना है, इसके एक्टिविटीज़ भी समझ सके। तो शुरू करते ही मैं बताती हूँ। आज हमारे पास 1 घंटा और 15 मिनट है। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं 10, 12, 50, 100 घंटे अगर इसके बारे में बोलूँगी, इसके बारे में बताऊँगी, तब भी कम पड़ेंगे। तो आज का हमारा प्लान है, आज का हमारा
नियोजन ऐसे है कि हम बिग पिक्चर व्यू, जो जो बड़े-बड़े टॉपिक्स है, बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स है, जो की कॉन्सेप्ट्स है, उनके बारे में बोलेंगे और आपको हम बहुत सारे लिंक्स देंगे। बहुतांश लिंक्स इंग्लिश में है, लेकिन अगर आपको कोई ट्रांसलेशन फीचर पता है या आपके साथ कोई कलीग्स है या फैमिलीज़ है या फैमिली मेंबर्स है, जो आपको इस इंग्लिश इन्फॉर्मेशन को समझने में मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कीजिए। कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलेगी, तो जैसे-जैसे मुमकिन है वैसे-वैसे कैच अप करते जाइए। हम ये सारी लिंक्स हमारी वेबसाइट पर भी शेयर करेंगे। तो बहुत बार हम पेरेंट्स से सुनते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा तो पढ़ सकता है मगर समझता नहीं है। और बहुत बार बच्चे घर पे एक भाषा बोलते हैं, स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं, तो उसका भी तो हिंदी में सब सीख जाता है, लेकिन इंग्लिश में सीखना बहुत मुश्किल है। या मेरे बच्चे को समझता सब है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिख सकता, या इंग्लिश में स्पेलिंग लिखना बहुत मुश्किल है। ये हम बहुत बार सुनते हैं। कभी-कभी पेरेंट्स से ये भी सुनते हैं कि ठीक है, अभी अर्ली डायग्नोसिस हुआ है, कब शुरू करें हम रीडिंग? कैसे शुरू करें हम हमारे बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना? प्रोफेशनल्स, टीचर्स, थेरेपिस्ट से हम सुनते हैं कि क्या रीडिंग सिखाना थेरेपिस्ट की ज़िम्मेदारी है? क्या ये हम थेरेपी में कर सकते हैं? पेरेंट्स को कैसे हेल्प करें कि वो अपने बच्चों को रीडिंग और राइटिंग सिखाए? और रीडिंग और राइटिंग की डेवलपमेंट कैसे होती है? हम किस तरह से उसकी असेसमेंट कर सकें, इवैल्यूएशन कर सकें? ये सारे सवाल हम बार-बार सुनते हैं और इन सवालों के जवाब देने की आज कोशिश रहेगी। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ लिटरेसी? मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, रेज़ हैंड कर रहे हैं। आज के सेशन में हम किसी को माइक्रोफ़ोन पे बोलने का चांस दे नहीं सकते। तो अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स Q&A में टाइप कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ चैट में टाइप कीजिए। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज लिटरेसी? तो लिटरेसी है रीडिंग, पढ़ना और राइटिंग, और रीडिंग के अंतर्गत है कॉम्प्रिहेंशन, समझना। तो जैसे हम लैंग्वेज में कहते हैं कि रिसेप्टिव लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो हम समझते हैं, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं या यूज करते हैं। तो वैसे ही रीडिंग में रिसेप्टिव कॉम्प्रिहेंशन, समझना, ये एक फैक्टर है, और वर्ड रिकग्निशन यानी जो लिखा है, जो शब्द है, उसको पढ़ना। राइटिंग में एक्सप्रेशन है, हम लिखकर अपने विचार एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। और फिर स्पेलिंग है, हमारे जो जो कोई भी शब्द है, वो हम स्पेलिंग स्पेलिंग करके उसको शब्द रूप बनाते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग के अलावा कंटेंट एरिया लिटरेसी भी है। जैसे कि जब हम मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, तो उसकी स्पेशल टाइप की रीडिंग राइटिंग है। अगर हम ज्योग्राफी सीख रहे हैं, तो मैप कैसे पढ़ना है, मैप कैसे लिखना है। देखिए, पढ़ना लिखना, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। उसके अलावा आजकल की दुनिया में डिजिटल लिटरेसी, मैंने कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर पे रीडिंग एंड राइटिंग, सोशल मीडिया पे रीडिंग एंड राइटिंग, टेक्स्ट में क्या अलाउड है वर्सेस स्कूल के पेपर में कैसे लिखना है, ये जो डिजिटल लिटरेसी है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज हम फोकस करने वाले हैं रीडिंग और राइटिंग, और जनरली लिसनिंग टुगेदर में हम कभी भी ये नहीं कहते कि अरे ये देखो अमेरिका में ऐसे सिखा रहे हैं, सबको ऐसे ही सिखाना है। हम कहते हैं कि आपके सेटिंग के लिए जो सबसे अच्छा टेक्निक है, आपके फैमिलीज के लिए जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, वो आप चुनिए। ना कि अमेरिका में ये हो रहा है तो हम भी यही करते हैं। लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर फोकस करने वाले हैं, उसका नाम है रीडिंग रॉकेट्स। इसकी जानकारी हम हमारे वेबसाइट पर आपको देंगे और आपको ईमेल भी भेजेंगे। तो टीचिंग रीडिंग में रीडिंग बेसिक्स करके एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है,
जिसमें रीडिंग सीखने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। तो मैं इसको रेफ़र तो करूँगी ही। और दूसरी एक ख़ासियत है इस वेबसाइट की कि बहुत सारे रीडिंग टॉपिक्स हैं, उसका भी मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। तो अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, उसमें अरे! ये तो वो नहीं है। अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, उसमें आप देखेंगे कि जनरली शुरुआत में एक थोड़ी-सी ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन होती है, फिर वीडियो होता है जिसको कैप्शंस होते हैं, ताकि आप सबटाइटल भी पढ़ सकें। उसके बाद की कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स सबको पता होने ज़रूरी है। फिर पेरेंट्स के लिए जानकारी होती है और टीचर्स के लिए जानकारी होती है। अगर टीचर्स थेरेपिस्ट भी ये यूज़ कर सकते हैं। अगर टीचर्स और थेरेपिस्ट को और जानकारी चाहिए स्पेसिफिक, तो उसके लिए उनके वेबिनार्स होते हैं। और फिर अगर इस एरिया के बारे में जो रिसर्च हो रही है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वो भी होती है। इस वेबसाइट पे बहुत, बहुत, बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं। मुमकिन ही नहीं है कि कोई एक आदमी सब कुछ पढ़ सके, सब कुछ समझ सके। लेकिन ये ऐसी वेबसाइट है कि जब-जब आपको कोई सवाल आए, जब-जब आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस वेबसाइट पे जाके जानकारी पा सकते हैं। तो अभी चैट में टाइप करके मुझे बताइए कि जब किसी बच्चे के पास एज, उसकी उम्र के अनुसार या ग्रेड, उसकी स्कूल की स्टैंडर्ड के अनुसार लिटरेसी स्किल्स नहीं होते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, तब उसका क्या परिणाम होता है? और जब ये स्कूल में होता है, तो उसका लॉन्ग टर्म ज़िंदगी पे क्या परिणाम होता है? ये प्लीज़ चैट में टाइप करके हमें बताइए। मैं 1 मिनट कुछ नहीं बोलूँगी ताकि आप सब टाइप कर सकें। ओके, शायद कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। एक आंसर आया है लो कॉन्फिडेंस, बच्चे क्लास और फ्रेंड्स के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ओवरऑल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट पे परिणाम होता है, डेफिनिटली। हायर एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज़ पे परिणाम होता है। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखना ज़रूरी है, ऐसे नहीं है। और या मराठी में, क्योंकि मैं मराठी भी समझ सकती हूँ, या कन्नड़ा में या तमिल में, तो अल्लादनी समझ सकेगी। अम, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ज़िंदगी की कॉम्पिटिशन में पीछे पड़ जाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इमोशन और थॉट्स को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल। तो कल के हमारे वेबिनार में तो कल भी हमने यही वेबिनार किया इंग्लिश में। अम, डर सा महसूस करते हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वहाँ भी पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स ने तकरीबन ऐसे ही जवाब दिए। कॉन्फिडेंस, ज़िंदगी में वो क्या हासिल कर सकते हैं, वो पढ़ना-लिखना ना आने की वजह से या कम आने की वजह से लिमिट हो जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं होता, डर लगता है, सोशल स्किल्स में कमतरताएँ आ जाती है, लो सेल्फ एस्टीम रह जाती है। ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। मुझे 100% गारंटी है कि हम ये चाहते हैं कि डेफ बच्चों के साथ ऐसा ना हो। डेफ बच्चों को कॉन्फिडेंस हो, उनकी हाई सेल्फ एस्टीम हो, उनको जो कुछ भी पढ़ना है, जो कुछ भी सीखना है, वो मुमकिन हो ज़िंदगी में, वो जो कुछ भी पाना चाहेंगे, वो उनके लिए मुमकिन हो।
तो इसके लिए, इन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हमें रीडिंग और राइटिंग पे बहुत शुरू से ही काम करने की ज़रूरत है। और बस टीचर्स नहीं, तो टीचर्स, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स, जो कोई भी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, उनको रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो कैसे सीखें हम सब पढ़ना, राइट? पढ़ना सीखना, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी, मराठी लैंग्वेजेस, उसमें जो लिखा है वही कहना है, एज़ अपोज़्ड टू इंग्लिश, जिसमें कभी-कभी बीईडी का बेड होता है, लेकिन वही ई अगर एमई मी हो, तो उसका ई होता है, ना कि मैं। अम, तो कैसे कैसे सीखे हम सब? तो मेरे ख्याल से 4 फैक्टर्स होते हैं। एक्सपोज़र, हमें देखना है कि अरे ये कोई शब्द जैसी भी कोई चीज़ है, कोई लोग पढ़ते हैं, कोई लोग लिखते हैं, तो एक्सपोज़र जो होता है पढ़ने-लिखने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इंस्ट्रक्शन, फिर उसके विषय शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर उसके विषय इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग या टीचिंग होना चाहिए। उसके बाद अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए। जब आपको ज़रूरत है पढ़ने की, लिखने की, तभी आप जाके पढ़ना-लिखना प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ना-लिखना सीख सकते हैं। और मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको मोटिवेशन है कि हाँ, पढ़ने-लिखने से कुछ अच्छा होगा, मुझे मज़ा आएगा, मुझे कोई जानकारी मिलेगी, मैं अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकूँगी, तो उस मोटिवेशन के द्वारा एक्सपोज़र, इंस्ट्रक्शन, अपॉर्च्युनिटी और मोटिवेशन के को मिलकर हम पढ़ना-लिखना सीखते हैं। अभी इसमें हम अस्यूम करते हैं, इसमें हम कंप्लीटली टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि ये सब तभी होता है जब हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, भाषा सीख सकते हैं और सोच सकते हैं। तो डेफ बच्चों के लिए जब उनकी सुनने पर परिणाम हुआ होता है, जब वो जो सुन नहीं सकते, तो बोल नहीं सकते, तो भाषा सीख नहीं सकते, और इस सब का मिलकर रीडिंग और राइटिंग पे इफ़ेक्ट होता है। तो और एक की कॉन्सेप्ट है, जो कि लिटरेसी, रीडिंग और राइटिंग के लिए क्या ज़रूरी है। तो हम तो ये जानते हैं कि पढ़ना और लिखना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। हम ये भी जानते हैं कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसकी डेवलपमेंट एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। क्या आप ये भी जानते थे कि लिसनिंग, स्पीकिंग की जो कनेक्शन है, की जो स्ट्रेंथ है, हम जितना अच्छा लिसनिंग एंड स्पीकिंग कर सके, उसका हम कितना अच्छा रीडिंग एंड राइटिंग कर सकेंगे, उस पे परिणाम होता है, उस पे इफ़ेक्ट होता है। तो लर्निंग टू रीड एंड राइट, लिटरेसी, ये लर्निंग टू लिसन एंड स्पीक लैंग्वेज, इससे कनेक्टेड है और उस पे निर्भर है। तो इसके बारे में और बोलते हैं। ये जो इमेज है, होपफुली आपको दिख रही है, ये ऐसी रस्सी की इमेज है, और रस्सी ऐसे मिला 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 के उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रस्सी बनाई जा रही है। तो ये रस्सी के जो धागे हैं, वो रीडिंग के धागों जैसे हैं। तो रीडिंग की रस्सी बनानी है, और इसमें क्या-क्या धागे होते हैं। तो एक सेक्शन है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, भाषा समझना, पढ़ी हुई भाषा समझना, और दूसरा है वर्ड रिकग्निशन, जो लिखा गया है उसे पढ़ना। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बच्चे जब शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत उनको एफर्ट लगता है, और जैसे वो आगे जाते हैं, वैसे वो इंक्रीजिंगली स्ट्रेटेजिक, इंक्रीजिंगली जल्दी-जल्दी कर सकते हैं। वर्ड रिकग्निशन भी शुरुआत में ऐप, मैप, ऐसे बहुत कष्ट करके बच्चे पढ़ना सीखते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जल्दी-जल्दी फ्लुएंटली पढ़ने लगते हैं। इसके बारे में और इसके हियरिंग लॉस के इस पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में, ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लिटरेसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉला ग्रोस और लिन रॉबर्टसन ने लिखा हुआ है। और और पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स को ये कॉन्सेप्ट समझने, सीखने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम जो सब ये बातचीत कर रहे हैं, वो लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज, बोल जो बच्चे डेफ होकर भी बोलना सीख रहे हैं,
उनके विषय में है। जो बच्चे साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उनकी लिटरेसी डेवलपमेंट कैसी होती है, ये थोड़ी अलग होती है। लेकिन इसके बारे में आप और जानकारी पा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा-सा रेफ़रेंस है। इसके अलावा जो बच्चे क्यूड स्पीच इस्तेमाल करते हैं, उनको क्यूड स्पीच का रीडिंग में कैसे किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में भी हम लिंक्स शेयर करेंगे। तो देखते हैं वर्ड रिकग्निशन। वर्ड रिकग्निशन क्या है? जो लिखा है उसको हमें अम, पढ़ना है। डिकोड द रिटन कोड। सो इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स है या 3 फैक्टर्स है या 3 कंपोनेंट्स है। एक है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो शॉर्ट में बताऊंगी कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है कि जो भाषा में जो कोई भी साउंड्स है, जो कोई भी वावल्स है, जो कोई भी कॉन्सोनेंट्स है, उनके बारे में जानना, समझना और उनको डिफरेंशिएट करना, नॉट डिफरेंशिएट करना, उनको मैनिपुलेट करना। फॉर एग्जांपल, तो ये सोचना कि अरे कहानी, किताब, कबूतर, ये तीनों शब्दों की शुरुआत एक ही साउंड से होती है। क क क क कहानी, क क क किताब, क क क कबूतर। तो ये जो बच्चे समझ सकते हैं, ये फोनोलॉजिकल फोनीमिक अवेयरनेस का हिस्सा है। या ऐसे समझना, मैं इंग्लिश में एग्जांपल देती हूँ कि बच्चे जब सोचते हैं कि अरे ये जो वर्ड है डॉग, ड ऑग, डॉग, अगर मैं लास्ट साउंड ग को ट में बदलती हूँ तो वो हो जाता है डॉट, ड ऑ ट। बहुत ज़रूरी है कि फ़ोनोलॉजिकल अवेयरनेस सुनकर होना चाहिए। इसका लिखने से कोई भी मतलब नहीं है। हम लिख कर फ़ोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं सीखते। अम, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी रीडिंग रॉकेट्स पर मिल सकती है, उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है। दूसरा है डिकोडिंग या अल्फाबेटिक प्रिंसिपल, स्पेलिंग, साउंड, कॉरेस्पॉन्डेंस। ये है फ़ोनिक्स जो स्कूल में सिखाया जाता है। ए सेज़ ए, एलिगेटर, बी सेज़ ब, बनाना। तो ये जो समझना है कि हर एक साउंड, हर एक लेटर का कोई साउंड है, उसे डिकोडिंग या अल्फाबेटिक प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी रीडिंग रॉकेट्स पर है। और जो फाइनल इसका हिस्सा है साइट वर्ड रिकग्निशन। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि हम पढ़ते नहीं है, जिस देख के हमें पता चलता है। साइट माने दृष्टि, जिस देख के पता चलता है कि वो क्या शब्द है। जो शब्द बार 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 हम पढ़ते हैं, जैसे कि इंग्लिश भाषा में शब्द है द, THE। द तो क्या हम कोई ट, ए ऐसे पढ़कर नहीं डिकोड करते, हम जस्ट देखते हैं और हम जानते हैं कि अरे ये तो शब्द है द। तो उसके लिए भी एक वेबसाइट रेकमेंड कर रहे हैं हम, citewords.com। उसपे बहुत सारी जानकारी है, उसपे बहुत सारे गेम्स है, पूरी 5th स्टैंडर्ड तक। तो ये सारा करने के लिए, साउंड्स के बारे में सोचने के लिए, साउंड्स और लेटर्स को कनेक्ट करने के बारे में सोचने के लिए, साइट वर्ड्स याद रखने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑडिटरी स्किल्स, डिटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन कर सके बच्चे कर बच्चों को करना होता है। उसके बाद ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन और मेमोरी भी ज़रूरी है। अगर मैं साउंड आउट कर रही हूँ और मैं देखती हूँ कि शब्द है किताब, तो मुझे किताब, ये सारे कुछ ध्यान में रखने हैं, एक के बाद एक कहने हैं। तो ऑडिशन और स्पीच का बहुत ही नज़दीकी संबंध है और इसकी वजह से हम डिकोडिंग सीख सकते हैं। अगर हम प और ब में फ़र्क नहीं सुन सकते, तो भला कितनी भी टीचर कहे बी सेज़ बनाना, बी सेज़ ब बनाना। और अगर हम सुन रहे हैं कि बी सेज़ प बनाना, तो ऑडिशन में भी प्रॉब्लम है और स्पीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। वोकैब्युलरी, जो शब्द हमें पता होते हैं, जब हम पढ़ने जाते हैं तो शायद हम पढ़ भी सकते हैं,
लेकिन उसका वो क्या शब्द है, उसका मीनिंग क्या है, ये समझना डिकोडिंग के लिए भी ज़रूरी है और कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी ज़रूरी है। जो ग्रामर है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओआर या ईआर, तो हम कहते हैं वर्कर, इंजीनियर, डॉक्टर। ये जो लास्ट में है, इससे हमें पता चलता है कि अरे ये तो करने वाले आदमी के विषय में है। और फाइनली कॉग्निशन या थिंकिंग, जिसे हम पैटर्न रिकग्निशन, मेमोरी, इसकी बहुत ज़रूरत होती है वर्ड रिकग्निशन के लिए। प्रिंट अवेयरनेस, देखना, लेफ्ट से राइट पढ़ना, ऊपर से फिर नीचे तक आना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ-साथ ही जब हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सोचते हैं, जब हम जो कुछ भी लिखा है वो समझने के बारे में सोचते हैं, तब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड नॉलेज हो। हमें उसके से एसोसिएटेड शब्द पता हो। हमें उसमें जो कुछ भी पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, उसमें यूज़ जो सेंटेंसेस किए हैं, उसका ग्रामर हमें समझ में आए और उसमें से क्या बताने की कोशिश की है, वो समझ में आए, एज़ वेल एज़ पढ़ते समय टाइटल कहाँ है, पैराग्राफ कहाँ शुरू हो रहा है, ये सब भी समझ सके। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सोचिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं अपने बच्चे के साथ और किताब है दुनिया भर के रंग। तो उसमें एक पेज है, उसपे सारे नीले टाइप की चीज़ें हैं। तो नीला आसमान है, नीली नदी है, नीला समंदर है, नीला फूल है, नीला फल है, जो कुछ भी है। तो ये सब बच्चा समझ सकता है, ये सब बच्चे की ज़िंदगी में है, उसको बैकग्राउंड नॉलेज है, उसने स्काई देखी है, उसको आसमान ये शब्द शायद पता है, बहुत सारी लैंग्वेज नहीं है, सारा बस प्लेन है, बस हम देख रहे हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं। अगर यही बच्चा आप उसको अकबर बिरबल की कहानी सुनाते हैं और आप कहते हैं बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा राज्य था, उसका राजा था अकबर। अकबर के पास एक बहुत ही होशियार मंत्री था, उसका नाम था बिरबल। अब आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे के पास बहुत साल पहले, माने क्या ये बच्चे को पता नहीं है, ये बैकग्राउंड नॉलेज, ये कंसेप्ट नहीं है, एक राज्य था, उसका राजा था अकबर। ये नॉलेज नहीं है कि अरे राजा भी हो सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके मंत्री होते हैं। तो अगर होशियार ये शब्द पता नहीं है, तो होशियार मंत्री का कोई मतलब नहीं होता, राइट? आप कहते हैं हाँ, बिरबल तो बहुत होशियार था, इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे बस 2-3 ही सेंटेंसेस मैंने इस स्टोरी के बोले हैं। ऑलरेडी बच्चे को डिफिकल्टी है ये स्टोरी समझने के लिए। तो जब बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती, जब वोकैब्युलरी नहीं होती, जब ग्रामर की सेंस नहीं होती, तब जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ने और समझने में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। और हम देखते हैं कि जब रीडिंग में डिफिकल्टी होती है, तो उसकी जनरली वो लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड होती है। अगर बच्चे को सुनने में डिफिकल्टी है, अगर बच्चे को बोलने में डिफिकल्टी है, अगर बच्चे को लैंग्वेज यानी वोकैब्युलरी लिमिटेड वर्ड्स आते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज यानी जैसे कि हम कहते हैं वाक्प्रचार या कहावतें नहीं आती, तो जो लिखा है वो समझने में बहुत ही डिफिकल्टी हो सकती है। अगर वाक्य रचना नहीं आती, तो इंग्लिश में एग्जाम्पल है कि बिफोर यू वॉच टीवी डू योर होमवर्क। तो बिफोर, अगर इस वर्ड का मतलब नहीं समझे बच्चे, तो उनको लगता है अरे माँ ने कहा वॉच टीवी डू होमवर्क, लेकिन बिफोर यू वॉच टीवी इसका मतलब है कि टीवी देखने से पहले होमवर्क पूरा कीजिए। तो इसमें एक्चुअल सीक्वेंस है, पहले होमवर्क करना है फिर टीवी देखना है। लेकिन अगर पहले ये वर्ड किस तरह से इस सेंटेंस में यूज किया गया है, वो अगर समझ में नहीं आता, तो बच्चे बच्चे को ये जो बताया गया है, ये जो लिखा गया है, वो समझ नहीं सकते। कॉग्निशन थिंकिंग की तो फिर वही रिक्वायरमेंट्स है कि आप बैकग्राउंड नॉलेज समझ सके, आपको प्रिंट अवेयरनेस हो, आपको वर्बल रीजनिंग यानी इन्फरेंस, मेटाफॉर, प्रिडिक्शन आप कर सके।
ओके, बहुत कुछ बोली मैं रीडिंग के बारे में। प्लीज़ चैट में टाइप कीजिए कि आपने अब तक क्या सीखा? रीडिंग पर किस चीज़ों का परिणाम हो सकता है? और ये आपके बच्चे या स्टूडेंट्स को कैसे लागू होता है? अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स में टाइप कीजिए। मैं 1 डेढ़ मिनट रुकती हूँ। कल मैं बहुत बोली तो मेरी आवाज़ खराब हो गई, इसलिए आज मैं पानी लेके बैठी हूँ। ओके, शायद कुछ आंसर्स आएँगे। रीडिंग के बारे में आपने क्या सीखा है? ये आपके स्टूडेंट या बच्चे को कैसे लागू होता है? क्वेश्चन है, अब तक जो मैं बोल रही थी, उससे आपने क्या सीखा है रीडिंग के बारे में? ये आपके स्टूडेंट या बच्चों को कैसे लागू होता है? तो आंसर्स आने लगे हैं कि सोच और समझ का भी असर पड़ता है, बच्चे जो सुनेंगे तब ज़्यादा समझेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और एक कमेंट है कि बच्चों के साथ पहले सिंपल लैंग्वेज में बोलिए, फिर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बोलिए। तो ये मैं थोड़ा चेंज करूँगी, मैं बोलूँगी कि बच्चों के साथ उनकी जो कोई भी स्टेज है उसके एप्रोप्रिएट बोलिए, बहुत कुछ बोलिए, बहुत वैरायटी से बोलिए, लेकिन बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट जो हो रही है, उस पे डेफिनिटली ध्यान रखिए ताकि बच्चे सिंपल लैंग्वेज से लेकर फिर कंपाउंड लैंग्वेज और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तक प्रोग्रेस कर सके। पिछले महीने का हमारा वेबिनार इसी टॉपिक पर था, तो अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। हाँ, रेसिडुअल हियरिंग पे डेफिनिटली डिपेंडेंट है। रेसिडुअल हियरिंग और हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट से कितना फ़ायदा हो रहा है, उसके आधार पर ही बच्चे सुनकर साउंड्स में डिस्टिंक्शन कर सकेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कर सकेंगे। तो अभी थोड़ी बातचीत करते हैं राइटिंग के बारे में। रीडिंग पहले आता है, फिर उसके बाद राइटिंग आता है और रीडिंग के बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, वही राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे कि हम लेटर साउंड एसोसिएशन सीखते हैं रीडिंग के लिए, वही हमें पता होना चाहिए राइटिंग के लिए। वर्ड फैमिलीज़ क्या है तो कॉट, ओटी, गॉट, जीओटी, ये जो ओटी से एंडिंग वाले जो शब्द है उनकी वर्ड फैमिलीज़ के बारे में। एज़ वेल एज़ जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर, वर्कर, टीचर, ये जो और है, ये जो सफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस है, उसके बारे में भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बेसिकली वही लिसनिंग, स्पीच, लैंग्वेज, ग्रामर और कॉग्निशन स्किल्स की ज़रूरत है। रिटन लैंग्वेज जब हम एक्चुअल आंसर्स लिखते हैं या एसे लिखते हैं और कुछ क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, तो उसमें लिखने की ये जो प्रक्रिया है, उसमें फिर से 4 पॉइंट्स हैं। एक है कि कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए। तो ए कैसे बनाना है, फिर सेंटेंस में कैसे लिखना है, फिर उसके एंड पे फुल स्टॉप कैसे देना है, फिर शुरुआत में कैपिटल लेटर कैसे बनाना है। इसे कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। दूसरा होता है कि क्या लिखना है ये पता होना चाहिए। सो कंटेंट जनरेशन, फिर होता है ये प्लान करना है कैसे लिखना है और फिर स्पेसिफिक कारण के लिए लिखना है। तो उसका एग्जांपल देती हूँ। शायद बच्चों को स्कूल में वाटर साइकिल सिखा रहे हैं कि समंदर के लहरों से, सनलाइट से वाटर वेपर होकर फिर उसके क्लाउड्स होते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वो बारिश
जमीन में जाती है, फिर जमीन से होके वापस समंदर में, ये जो वाटर साइकिल है। तो शायद टीचर क्वेश्चन करती है, टेल मी द 4 पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल, डिस्क्राइब हाउ वन इज रिलेटेड टू द अदर। वाटर साइकिल के 4 जो पार्ट्स है उसके बारे में बताइए, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये लिखिए। तो जब ये क्वेश्चन टीचर देती है और आपको आंसर लिखना है, आपके बच्चे को आंसर लिखना है, तो पहले तो पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। फिर उसके बाद क्या पूछा है उसका, उसकी आंसर पता होनी चाहिए कि हाँ, हाँ, वाटर साइकिल के क्या 4 हिस्से हैं। फिर ये भी जानना है कि अरे टीचर ने 2 सवाल पूछे हैं, तो पहले मुझे ये क्या 4 हिस्से हैं ये लिखना है, फिर वो कैसे जुड़े हैं ये लिखना है। तो ये जो सारा थिंकिंग है, ये सारा मिलकर बच्चे लिखते हैं। तो इसमें से एक भी अगर चीज़ मिसिंग है, तो राइटिंग पे डेफिनिटली इम्पैक्ट हो सकता है। उसकी वोकैब्युलरी भी आनी चाहिए डेफिनिटली, और यही ज़रूरी है, राइट? ऑडिशन, स्पीच, वोकैब्युलरी, ग्रामर और कॉग्निशन। अगर ये आंसर सुनने के लिए, सोचने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, अगर आपके पास लिसनिंग, स्पीच, वोकैब्युलरी, ग्रामर और थिंकिंग स्किल्स नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते। जब पेरेंट्स कहते हैं कि अरे हमारे बच्चों को रीडिंग राइटिंग में डिफिकल्टी है, जब थेरेपिस्ट कहती है हमारे यहाँ आते हैं जो बच्चे, वो बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो अगेन अम, लिखना और पढ़ना सुनने और बोलने से बहुत 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 ही कनेक्टेड है और उस पे डिपेंडेंट है। तो जब हम लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए थेरेपी करते हैं, सीखते हैं, तो ये याद रखिए कि इसके आधार पर ही जाकर रीडिंग और राइटिंग करनी है। ओके? अभी तक अगर कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए क्वेश्चन आंसर में। अगर कोई कमेंट हो, आप जो सीख रहे हैं अगर आपको शेयर करना हो, तो प्लीज चैट में लिखिए। तो फैमिलीज और प्रोफेशनल्स कहते हैं हाँ ये तो सही बात है, लेकिन हम क्या करें इसके बारे में, कैसे हम हमारे बच्चों को तैयार करें, ये कब हमें शुरू करना है। तो मेरा इसके लिए जवाब है कि ये आज अभी ये शुरू करना है। ऐसे नहीं है कि हम बच्चों को किसी स्पेसिफिक उम्र की होने तक हम वेट करेंगे, हम जितनी जल्दी हो सकता है ये शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विविध डिफरेंट एजेस के बच्चों के साथ क्या टाइप की एक्टिविटीज करनी है, किस तरह से उनकी रीडिंग राइटिंग की डेवलपमेंट करनी है। तो जब 0 to 3 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, तो हमारा ये गोल है कि हम उनकी सुनने, बोलने और प्री लिटरेसी, साक्षरता पूर्व स्किल्स की डेवलपमेंट करें। तो इसमें है कि पहले तो आपको डेफिनेटली ये करना ध्यान देना है कि क्या बच्चे भाषा में होने वाले सारे स्वर, व्यंजन सुन सकते हैं। तो यू हैव टू इंश्योर एडिक्वेट प्रोग्रेस, आई मीन एडिक्वेट एक्सेस। तो इसका मतलब है कि हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट के द्वारा बच्चों को सारे साउंड सुनाई देने चाहिए। वो जो हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट है वो कंसिस्टेंटली इस्तेमाल होने चाहिए। आईज ओपन, जब जब से बच्चे जाग जाते हैं तब से सोने तक, आईज ओपन, ईयर्स ऑन। बहुत सारी रिच लैंग्वेज हमें बच्चों को देनी है, मीनिंगफुल और फ्लुएंट लैंग्वेज मॉडलिंग करनी है। तो जब हम बच्चों के साथ बोलते हैं, 0 to 3 इयर्स डेफ बच्चों के साथ बोलते हैं, तो हमें कंप्लीट सेंटेंसेस में बोलना है, हमें नेचुरली बोलना है, हमें कॉन्वर्सेशन में बोलना है, ना कि बस थेरेपी में बोलना है या एक ही टाइप के सेंटेंस में बोलना है। और अगर आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, तो हालाँकि बच्चे आगे जाकर इंग्लिश में सीखेंगे, लेकिन 0 to 3 इयर्स में जब बच्चे पहले-पहले लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो जिस किस लैंग्वेज में आप सबसे कंफर्टेबल है, उससे शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर बच्चे एक सॉलिड लैंग्वेज फाउंडेशन बनाएँगे, जिसके आधार पर वो इंग्लिश भी सीखेंगे, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग भी सीखेंगे। अम आप बच्चों के साथ पढ़ना शुरू करें और बहुत सारी लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज स्ट्रैटेजीज यूज करना शुरू करें। ये एक बहुत ही इजी टू फॉलो
ई बुक है जिसमें कैसे छोटे बच्चों के साथ पढ़े, किस टाइप की बुक्स पढ़े, रिपीटिंग लाइन्स की क्या फ़ायदा होता है। फ्लैप बुक्स, अब घर पे हम अपनी-अपनी किताबें कैसे बना सकते हैं, एक्सपीरियंस बुक्स कैसे बना सकते हैं और जो बच्चों को रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उनको रीडिंग में इंटरेस्ट कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में है। ये हियरिंग फर्स्ट नाम की वेबसाइट पर अवेलेबल है और हम इसकी लिंक भी शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर 0 टू 3 इयर्स के बच्चों के साथ बहुत सारी म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ हो सकती है, राइमिंग गेम्स हो सकते हैं, तो वो एक्चुअली बच्चों के फ़ोनोलॉजिकल स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। ये और एक लिंक है, जिसमें दिखाया गया है कि अगर आप बच्चों के साथ गाते हैं, थोड़े आप गाते हैं, फिर उनको लास्ट वर्ड कंप्लीट करने के लिए कहते हैं, तो उससे उनकी रीडिंग के लिए किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। घर पे क्रिएटिंग अ लिटरेसी रिच होम एनवायरनमेंट, तो घर पे बच्चों को रीडिंग और राइटिंग के लिए बहुत सारा एक्सपोजर हो, इसके लिए एक चेकलिस्ट अवेलेबल है, एक लिस्ट अवेलेबल है, जिससे आप देख सकते हैं कि क्या आपके घर में, क्या आपके क्लासरूम में या थेरेपी में आपके बच्चों को रीडिंग और राइटिंग के लिए बहुत सारी चांसेस मिलते हैं। तो ये रिमेंबर 0 टू 3 साल के बच्चे हैं, 0 टू 4, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या मेरे बच्चे के पास एटलीस्ट एक अल्फाबेट बुक है? क्या उसके पास खेलने के लिए लेटर्स है? क्या उसके पास पिक्चर बुक्स है, राइमिंग बुक्स है, जो कुछ भी है? क्या घर के जो बड़े लोग हैं, क्या वो पढ़ते हैं बच्चों के साथ? क्या वो अपने आप पढ़ते हैं? आपकी रीडिंग और राइटिंग लेवल क्या है? और क्या बड़े बच्चों को एनकरेज करते हैं? मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि अगर ये नहीं है तो जाओ और ये सब खरीद के लाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि जाओ ये सब खरीद कर लाओ। इसका ये मतलब है कि देखिए किन-किन चीज़ों से बच्चों की डेवलपमेंट हो रही है, लिटरेसी डेवलपमेंट हो रही है और आप घर पर ही बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है पेरेंट्स के लिए। यहाँ पे और भी एक लिस्ट है क्लासरूम्स या थेरेपी रूम्स के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं और उसके मुताबिक आपकी थेरेपी रूम सेटअप कर सकते हैं, आपकी क्लासरूम सेटअप कर सकते हैं। अम, और फिर आपको मॉनिटर करना है कि बच्चे की स्किल्स किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है। इसके बारे में 1 मिनट में मैं दिखाती हूँ। जब बच्चे 4-5 साल के होते हैं तब रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। हमारा गोल ये है कि हम अर्ली लिटरेसी स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करें। अर्ली लिटरेसी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और लैंग्वेज स्किल्स एक्सपांड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि बच्चे अभी अपने हियरिंग एड कोक्लियर इम्प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं और वो लर्निंग थ्रू लिसनिंग कर रहे हैं। सुनना तो सीख गए, अब वो सुनकर सीख रहे हैं। हायर लेवल वोकैबुलरी, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, थिंकिंग स्किल्स की डेवलपमेंट हो रही है और अब बच्चे जब आप उनको कुछ पढ़ के दिखा रहे हैं, तो वो भी आपको पढ़ के दिखाना चाहेंगे। कुछ शायद पढ़ नहीं सकते अभी तक या बहुत सिंपल ही कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ पढ़ सकते हैं और उनके लिए पढ़ सकते हैं, उनको भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये कुछ रीडिंग टिप्स है फॉर पेरेंट्स कि कैसे पढ़ते समय क्या ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो पहले कुछ पॉइंट्स है, पढ़ना ये बहुत ही एन्जॉयबल एक्टिविटी होनी चाहिए। पढ़ना और पढ़ाई, इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं, "नहीं, मैं अभी बोलने वाली हूँ, आपको सुनना ही है, बैठो बैठो यहाँ, ठीक से बैठो, अटेंड करो।" जस्ट बच्चों के साथ पढ़ो, जब उनको इंटरेस्ट है तब वो जॉइन इन करेंगे। नो व्हेन टू स्टॉप, अगर बच्चे का इंटरेस्ट चला जाता है तो दैट्स ओके। अटेंशन और इंटरेस्ट ये बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं, जो बच्चे की उम्र है, उसके प्लस 2 मिनट्स उनका अटेंशन हो सकता है। तो 3 साल का बच्चा अगर 5 मिनट अटेंशन देता है, तो दैट इज़ एज एप्रोप्रिएट। उससे ज़्यादा अटेंशन माँगना, ये डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट नहीं है।
तो 5 मिनट के बाद आप कुछ और कर सकते हैं, या किताब में से कुछ कर कर फिर उसके बाद वापस आ सकते हैं किताब के लिए। अम, क्राउड प्रॉम्प्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप से पढ़ सकते हैं। कंप्लीशन प्रॉम्प्ट्स तो आपने कुछ पढ़ा, आप देख रहे हैं किताब और आप कह सकते हैं, और फिर ये लड़का गया दादी के घर। किसके घर गया? दादी के घर गया। या फिर रिकॉल, या यानी रिमेम्बर करना। पता है दादी के घर जाने से पहले मम्मी ने क्या कहा? अगर शायद ये लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्टोरी है, तो लड़की दादी के घर जा रही थी, तो मम्मी ने क्या कहा याद है? मम्मी ने कहा, जंगल में बहुत ही सावधानी से जाना, नहीं तो आपको वुल्फ खा जाएगा। तो वो रिकॉल करना। ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट, आपको क्या लगता है क्या करेगी ये लड़की? क्या उसको वुल्फ मिलेगा? तो जो ये ओपन एंडेड है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। WH प्रॉम्प्ट्स माने क्वेश्चंस, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ। और फाइनली डिस्टेंसिंग प्रॉम्प्ट्स, तो जो कुछ भी किताब में है वो खुद तक लाना। क्या आप जाते हैं दादी के घर? क्या आप जंगल से होके जाते हैं दादी के घर? नहीं, हम तो कार में जाते हैं दादी के घर। जो कुछ भी है, तो ये जो डायलॉजिक रीडिंग है, डायलॉग जैसे रीडिंग करना, गिव एंड टेक, सर्व एंड रिटर्न, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 4-5 साल के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में बहुत कुछ होता है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स पर बहुत सारा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप सिस्टमैटिकली उसकी प्रोग्रेशन देख सके। तो मैं ये एक दिखाती हूँ रियल क्विक। देखिए, इस पे लिखा है कि बच्चों को कहाँ से शुरुआत करके कहाँ तक जाना है। किस उम्र तक बच्चों को क्या स्किल्स आने चाहिए, ऑल द वे 9 साल की उम्र तक। तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं। इस उम्र में बच्चों को राइटिंग इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन ऐसे ए लिखो 25 बार ऐसे नहीं करना है। जो कुछ भी बच्चे बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर उसके बारे में आप किताब लिखते हैं, शायद बच्चा कुछ ड्राइंग करता है और आप पूछते हैं कि अरे वाह! ये क्या बनाया है आपने? शायद बस स्क्रिबल-गिबल कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पिक्चर है। तो अगर आप पूछते हैं और बच्चा कहता है, मम्मी कुत्ता भौं भौं, पेड़ बिल्ली म्याऊं, तो आप कहते हैं हाँ, ये तो एक पेड़ में एक बिल्ली थी, और बिल्ली तो बहुत डर के बैठी थी, और वहां से एक कुत्ता आया और बोला भौं भौं, बिल्ली मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ऐसा हुआ। तो अभी जो ये थोड़ी सी लैंग्वेज थी, उसको आपने बहुत सारी लैंग्वेज दी है, और आप कहते हैं अरे वाह कितनी अच्छी स्टोरी है ये, चलो हम स्टोरी लिखते हैं। तो ये बच्चे की जो ड्राइंग है वो इस साइड पे है, और आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, एक पेड़ में एक बिल्ली बैठी थी, वो नीचे ही नहीं आ सकती थी, बहुत डर गई थी। वहां से एक कुत्ता आया और भौं भौं भौंकने लगा, तो बिल्ली और भी डर गई। तो उसके बाद आप बोल सकते हैं, आपको क्या लगता है इस स्टोरी में आगे क्या होगा? तो जब बच्चे देखते हैं कि हम उसमें भी ताकत है कुछ बोलने की, कुछ सुनने की, कुछ लिखने की, और आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, तब जाके बच्चे लिखने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। और इस उम्र में हमें आप उनकी स्पेलिंग पे ध्यान देना है, लेकिन जो वो इन्वेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माउस, अगर ये वर्ड है माउस, तो उसका स्पेलिंग है MOUSE, लेकिन हम कहते समय उसे माउस से नहीं कहते, माउस कहते हैं। तो अगर बच्चा सोचता है हाँ माउस, कैसे लिखे माउस, क्या साउंड्स है उसमें, और अगर बच्चा लिखता है MAUS, तो ये इन्वेंटेड स्पेलिंग है। द स्पेलिंग मैचेस द साउंड इवन दो इट डजंट मैच द एक्चुअल स्पेलिंग। तो ये जो इन बिटवीन स्टेज है स्पेलिंग डेवलपमेंट की, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। इसको आपको एनकरेज करना है। और इस उम्र में आपको बच्चों की डेवलपमेंट भी मॉनिटर करनी है। तो देखिए, ये कहते हैं कि एट दिस एज, बाय एज 5,
बहुत सारे बच्चों को ये समझना चाहिए स्कूल में सक्सेसफुल होने के लिए। तो राइमिंग आनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट रीडिंग आनी चाहिए, मैच स्पोकन वर्ड्स टू रिटन वर्ड्स होने चाहिए। देखिए वो फिर से साउंड लाइक दे आर रीडिंग, इसमें स्पीच और ऑडिशन है। यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इसमें वोकैबुलरी और ग्रामर है। अंडरस्टैंड दैट प्रिंट इज रेड लेफ्ट टू राइट, इसमें रीडिंग की प्रैक्टिस है। ये जो सारे स्किल्स है रीडिंग के, उसके लिसनिंग एंड स्पीकिंग में फाउंडेशंस है। इस वेबसाइट पर एक स्क्रीनिंग टूल भी है, असेसमेंट भी है। जो बच्चे इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या वो वाकई तैयार है कि उनकी स्किल्स में कोई कमतरताएं रह गई है, ये आप इस स्क्रीनिंग टूल से भी देख सकते हैं। वापस से कहती हूँ, हम ये सब पोस्ट करेंगे, और अगर आपको ये देखने में इंटरेस्ट है तो रीडिंग रॉकेट्स, टीचिंग रीडिंग, रीडिंग बेसिक्स, इस वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ ढूंढ सकते हैं। 5 साल के बाद बच्चे राइटिंग रीडिंग सीख रहे होते हैं, लेकिन उनको उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की या और स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। तो 6 से 10 इयर्स के बच्चों के लिए सुनकर सीखना है, लेकिन अब पढ़कर भी वो सीख रहे हैं। पढ़ना सीखना खत्म हो गया है और पढ़कर सीख रहे हैं, लर्निंग थ्रू रीडिंग। तो वोकैबुलरी हमें डेवलप करनी है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डेवलप करनी है। अभी इस स्टेज में जाकर किस तरह से रीडिंग करनी है, किस तरह से वोकैबुलरी डेवलपमेंट करनी है, इसके बारे में भी जानकारी रीडिंग रॉकेट्स पर है। और हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करना है कि प्रिडिक्शन करना है, अरे इसमें क्या होगा इस स्टोरी में इसके आगे, या क्या सीक्वेंस है इस स्टोरी में। और 6 साल के बाद मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसको कहते हैं कंटेंट एरिया लिटरेसी, और उसको किस तरह से बढ़ावा दे सके, इसके बारे में बहुत सारे आइडियाज यहाँ फॉर पेरेंट्स और फॉर टीचर्स में लिखे गए हैं। अम, बच्चे 6 साल के हो, शायद खुद से पढ़ने लगे हो, तो अब फिर भी आपको बच्चों के साथ पढ़ना है, रोज पढ़ना है, शेयर्ड रीडिंग करनी है। शायद अब बच्चे एक पन्ना पढ़ते हैं और आप एक पन्ना पढ़ते हो, मे बी आप इस तरह से शेयर कर रहे हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ किस तरह से रीडिंग करें, इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। और फाइनली मैं ये कहूंगी कि ऐसे बुक्स चुनिए जो बच्चों के लिए मिरर्स, ऐना बने, जिसमें बच्चे अपने आप को देख सके। ऐसे बुक्स चूज कीजिए जिसमें बच्चे, जो किसी दूसरी जिंदगी की खिड़की बन सके, विंडो बन सके, जिसके द्वारा हम दूसरी किसी की जिंदगी में झांक कर देख सके। ऐसे बुक्स चूज कीजिए कि जो दरवाजे बन सके और नई दुनिया खोल सके। बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उसके आधार पर वह अपनी सेल्फ एस्टीम बना रहे, अपनी सेल्फ इमेज बना रहे, इमोशन समझ रहे, और दुनिया में कैसे चलता है ये भी समझ रहे हैं। तो हमारी जो लिसनिंग टुगेदर की बुक है, माया एंड सिड, वो माया के बारे में है, जो इंडिया में रहती है और 2 कोक्लियर इम्प्लांट्स यूज करती है। वो उसके सोसाइटी में सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से मिलती है, और वो एक साथ मिलकर कैसे खेलते हैं, इसके बारे में ये बुक है। ये अमेज़न पर अवेलेबल है, इंडिया में ई बुक अमेज़न पर भी अवेलेबल है। अम, और आप ये खरीद सकते हैं। 6 से 10 साल के बच्चों की राइटिंग फ्लुएंसी, रीडिंग फ्लुएंसी डेवलप करनी है, उनको राइटिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देनी है, और अब जाके स्पेलिंग करेक्शन या करेक्ट स्पेलिंग सीखने की भी कोशिश करनी है। वर्ड्स देयर वे, मैं ये टाइप करती हूँ, वर्ड्स देयर वे करके एक स्पेलिंग सिस्टम है, स्पेलिंग की करिकुलम है, सिलेबस है, जो आप यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंस सुनने और बोलने को दी जाती है, इसलिए मैं पर्सनली मेरे डेफ स्टूडेंट्स के साथ ये करिकुलम यूज करना पसंद करती हूँ। पर एज ऑलवेज हमें प्रोग्रेस मॉनिटर करनी है, डेवलप करनी है।
6 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम देखते हैं उनकी ऑडिटरी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसी हो रही है, रीडिंग डेवलपमेंट कैसी हो रही है और राइटिंग डेवलपमेंट कैसी हो रही है। और क्या ये चारों डेवलपमेंटल ट्रैक्स एक साथ जा रहे हैं, सिंक्रोनसली जा रहे हैं, संगति के साथ हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है 10 साल के आगे जाके रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो 10 साल के बाद उम्र भर मैच्योर लैंग्वेज एंड लिटरेसी का हमारा गोल है। लर्निंग थ्रू लिसनिंग, लैंग्वेज एंड लिटरेसी। सुन के, बोल के, पढ़ के बच्चे सीखते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, सीखना होपफुली अभी खत्म हो गया है और सुनकर, बोलकर, पढ़कर बच्चे सीख रहे हैं। वोकैबुलरी और लैंग्वेज डेवलप करनी है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी है और कंटेंट एरिया लिटरेसी पर भी फोकस करते रहना है। हालांकि बच्चे 10 साल की उम्र के हैं और शायद इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स या प्रोफेशनल्स बच्चों के साथ पढ़ते हैं या शायद एक ही किताब दोनों लोग पढ़ रहे हैं और किसी किताब के बारे में डिस्कस करते हैं, तो दैट इज जस्ट ब्यूटीफुल। उससे बहुत सारी लैंग्वेज, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की भी डेवलपमेंट होती है। और होपफुली 10 साल के बच्चे, 10 साल से आगे जाकर बच्चे फ्लुएंटली रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं और वैरायटी, बहुत सारे अलग अलग कारणों के लिए रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं। तो इन समरी आप ये पढ़ सकते हैं, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। हमने आज डिस्कस किया कि रीडिंग और राइटिंग डेवलपमेंट लैंग्वेज और लिसनिंग डेवलपमेंट पे आधारित है। हमने ये भी डिस्कस किया कि जब से बच्चे जन्म लेते हैं, 0 years old, तब से लेकर हम रीडिंग राइटिंग की डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि बच्चा रीडिंग सीखने के लिए या बुक पढ़ने के लिए बहुत छोटा है। बहुत बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अब बुक्स पढ़ सकते हैं, अब गाने गा सकते हैं और रीडिंग राइटिंग डेवलपमेंट की और काम कर सकते हैं। लिटरेसी डेवलपमेंट, रीडिंग राइटिंग सीखना, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। 0 years से शुरू करके 9, 10, 11, 12 साल तक बच्चे सीख रहे होते हैं और उसके आगे जाकर भी सीखते रहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब उनकी लिसनिंग, स्पीच, लैंग्वेज और कॉग्निशन स्किल्स भी उसके साथ संगति से बढ़ रही है। और जो प्रोफेशनल्स है जो बच्चों के साथ काम करते हैं लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, वो डेफिनेटली रीडिंग और राइटिंग डेवलपमेंट पर भी काम कर सकते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के साथ। तो अब मुझे बताइए चैट में टाइप करके कि आपने इससे क्या सीखा, आपकी अभी सिचुएशन जो है उसके ये कैसे लागू होता है, आप क्या अलग तरह से करना चाहेंगी और फैमिलीज के साथ ये इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करना चाहेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज Q&A में टाइप कीजिए। मैं देख रही हूँ कि अब तक 4 सवाल आए हैं, अब मैं उनके जवाब दूंगी। तब तक आप चैट में प्लीज टाइप कीजिए कि आपने आज क्या सीखा, आप क्या डिफरेंटली करना चाहेंगे आपके बच्चों के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ। एक क्वेश्चन है, कई बार चाइल्ड रीडिंग कर लेता है पर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो ये क्यों है। तो होपफुली इसका आंसर आपको मिल गया है। राइटिंग के लिए जो स्किल्स नेसेसरी है, स्पेलिंग आना, लिखना आना, सोचना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको सेंटेंस में लिखना, अगर इस किसी भी स्किल में डिफिकल्टी है तो राइटिंग में डिफिकल्टी होगी। और एक क्वेश्चन है कि 0 to 3 years के बच्चे को रीडिंग और राइटिंग में सेम रिस्पॉन्स नहीं करते। डेफिनेटली 0 to 3 years के बच्चे कुछ भी रीडिंग और राइटिंग नहीं करते एंड दैट इज टोटली फाइन। कुछ बच्चे बहुत ही आसानी से सीखते हैं और कुछ बच्चों को और टाइम लगता है। ये क्यों है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हम दुनिया भर में देखते हैं। तो यहाँ पे कोई एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आई सी द कमेंट, तो थैंक यू फॉर द कमेंट।
रीडिंग के टाइम पे हम उनके साउंड्स पर ही अटेंशन फोकस करना चाहिए, बिकॉज दैट टाइम वर्ड्स आर नॉट क्लियर। पॉसिबली जब बच्चे रीडिंग कर रहे हैं तब उनकी अगर स्पीच प्रॉब्लम्स है तो वो स्पीच प्रॉब्लम्स भी करेक्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशंस या एडिशंस या डिस्टॉर्शंस जो कुछ भी है वो भी आप तब करेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। जब स्पीच डिस्टॉर्टेड या सब्स्टिट्यूटेड होती है तब रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी परिणाम होता है, इफेक्ट होता है। तो प्लीज ये चेक कीजिए जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम चिल्ड्रन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पीच ऑन आवर माउथ? सो स्पीच इज बेस्ट लर्नड थ्रू लिसनिंग। हमारा जो ब्रेन है वो लिसनिंग के द्वारा स्पीच सीखने के लिए सबसे तैयार है। लेकिन अगर सारे साउंड सुनकर नहीं समझते, क्योंकि शायद कोक्लियर इम्प्लांट नहीं है, शायद कोक्लियर इम्प्लांट है लेकिन मैपिंग नहीं है, हियरिंग एड है लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं है, बुरी क्वालिटी का हियरिंग एड है, जो कुछ भी है, तो अगर सुन के नहीं समझ सकते स्पीच साउंड्स, तब विजुअल क्यूज, विजुअल सिग्नल्स, स्पीच रीडिंग की मदद से बच्चे सीख सकते हैं। विजुअल फोनिक्स, रिदमिक फोनेटिक्स, जूफोनिक्स, क्यूड स्पीच, इन अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके, इन अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भी आप जो सुनाई नहीं देता वो दिखा सकते हैं, ईदर ऑन स्पीच रीडिंग या फिर क्यूड स्पीच या विजुअल फोनिक्स के जरिए। ओके, तो दोज वर ऑल द क्वेश्चंस। अभी मैं चैट में देखूंगी कि आज आपने क्या सीखा। तो एक कमेंट आई है कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए इससे बहुत सारी आइडियाज मिल गई। अरे ऑनलाइन टीचिंग, मैंने तो आपको दो बातें बताई ही नहीं। अगर आपको storyweaver.org.india करके एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में स्टोरी बुक्स अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं रीड, और आप फिर चुन सकते हैं कौन सी लैंग्वेज। तो देखते हैं हिंदी, हिंदी इंग्लिश, जो कुछ भी। फिर लेवल देखते हैं कि लेवल 1 इजी वर्ड्स, रेपिटेड वर्ड्स, या लेवल 2 सिंपल कॉन्सेप्ट्स, लेवल 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लेवल 4 जो कुछ भी है। तो लेवल 1 की एक आधी किताब देखते हैं। इसमें है जैसे कि ये बुक, जो कि एक बच्चे की बारिश की वो राह देख रहा है ताकि वो रेनकोट पहन सके। मनु के पास नई बरसाती है, वह उसे पहनने के लिए मचल रहा है, लेकिन बारिश ही है कि आती ही नहीं है। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, और आप देख सकते हैं कि 89 लैंग्वेजेस में ये कहानी अवेलेबल है। इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, बस हिंदी में अवेलेबल है, बस इंग्लिश में अवेलेबल है, अम, जो कुछ भी। स्टोरी वीवर पे बहुत सारी ऐसी भी कहानियां हैं लेवल 3 और लेवल 4 जो बच्चों को क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, सोचने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती है, तो वो भी प्लीज चेकआउट कीजिए। एपिक बुक्स करके ऑनलाइन बुक्स है, स्पेशली अभी जब ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, जहाँ पे आप जाके अलग अलग एजेस के लिए बुक्स चुन सकते हैं और रीडिंग लेवल के मुताबिक चुन सकते हैं। फिक्शन या नॉन फिक्शन चुन सकते हैं। इसमें तो लैंग्वेज बस इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश और फ्रेंच है, और उसके जरिए भी सुन सकते हैं। ऑडियो बुक्स है, रीड टू मी है, जहाँ बच्चे ऑडियो सुन सकते हैं और कंप्यूटर उनको किताब पढ़ के दिखा रहा है। तो ये भी बहुत सारे रिसोर्सेज है। हाँ, हम सारे लिंक्स शेयर करेंगे हमारे वेबसाइट पर। यहाँ पे वेबसाइट पर जाके फ्री वेबिनार्स के अंतर्गत आज या कल तक हम ये लिंक्स ऐड करेंगे ताकि वो वहां होंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी हम ऐड करेंगे ताकि आप वो देख सके, listeningtogether.com। कुछ लोगों ने हमें बताया है कि वो हमारी वेबसाइट किस कारण से ओपन नहीं कर सकते,
अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो प्लीज हमें ईमेल कीजिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके। हमने हमारे वेबसाइट वालों से बात की है और वेबसाइट तो सेटअप अच्छी तरह से हो गई है। किन किन लोगों के ब्राउजर में यानी गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या सफारी या इंटरनेट एक्सप्लोरर में थोड़ा चेंज करने की जरूरत है जिसके द्वारा वो वेबसाइट एक्सेस कर सके। ओके, और एक सवाल है। अगर बच्चा 4 साल का है तो क्या हम उसे 2-3 वर्ड्स जैसे कि एट, गो, एप्पल जैसे वर्ड्स पढ़ना सिखा सकते हैं क्या? सिखा सकते हैं, क्यों नहीं? मेरे ख्याल से अगर आप 4 साल के बच्चे के साथ बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो बच्चे अपने आप ये सीखने वाले हैं क्योंकि ये वर्ड्स किताबों में बार-बार, बार-बार आती है। तो डेफिनिटली साइट वर्ड्स की जो वेबसाइट है उससे भी आप सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, स्टोरीज ऑफ माया एंड सिड हमारी किताब है, लिसनिंग टुगेदर की पब्लिकेशन है, जो आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी सारी जो कुछ भी कॉस्ट है, वो डायरेक्टली हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाती है और उससे हम ये वेबिनार्स होस्ट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं, पेरेंट्स के साथ फ्री ऑफ चार्ज काम कर सकते हैं। ये हमारी 5वीं वेबिनार थी इस साल की। इस साल के और 3 वेबिनार्स हैं। अगस्त में हम थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सितंबर में सोशल इंटरैक्शन, सोशल स्किल्स और अक्टूबर में अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन के टॉपिक्स पर वेबिनार होंगी। जो कोई भी प्रोफेशनल्स है वो अगर डिकोडिंग यानी वर्ड रिकग्निशन, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, अल्फाबेटिक प्रिंसिपल और साइट वर्ड्स के बारे में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो अगस्त में 7, 8, 14, 15, 21, 22 और 28, 29 को ये कोर्स होगा जिसमें हम बस 15 सीट्स अवेलेबल है। फ्राइडे को हिंदी मराठी में ये सिखाया जाएगा, इंग्लिश में सैटरडे को सिखाया जाएगा। और ये कोर्स ऐसा है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एकेडमी के थ्रू हमें ऑलरेडी अप्रूवल है 10 कंटिन्यूइंग एजुकेशन आवर्स के लिए। जैसे आरसीआई या सीआरई के पॉइंट्स होते हैं वैसे ही ये एजेबल एकेडमी के पॉइंट्स है। उसकी एडमिशन अभी ओपन होगी और मैं आपको वेबिनार के बाद ईमेल करके ये जानकारी पहुंचा दूंगी। हमारी अभी फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी सीरीज चालू है प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और सितंबर और अक्टूबर में सोशल कम्युनिकेशन और लिटरेसी के बारे में बातचीत होगी। लेकिन इसकी एडमिशन अभी फुल है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वेट लिस्ट में हो सकती है। आप उसके बारे में हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फाइनली, जैसे कि मैंने कहा, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको आज के वेबिनार से फायदा हुआ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज ये सब शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट, हमारे रिसोर्सेज, हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट, हमारे यूट्यूब वीडियोस। अगर आप ये जानते हैं कि आप इसके बारे में और जानकारी पाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में और जानकारी पाए, तो प्लीज हमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट कीजिए ताकि हम आपके साथ ये जानकारी शेयर कर सके। और अगर आप ये सोचते हैं, समझते हैं कि अरे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जिसको मुझे सपोर्ट करना है, इसके लिए मुझे डोनेट करना है, तो हमारी वेबसाइट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप डोनेशन भी कर सकते हैं। हमारी ये कोशिश है कि ये जो जानकारी है, ये जो नॉलेज है, ये दुनिया भर में सब तक पहुंचे। तो आपकी सपोर्ट हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आपके सपोर्ट के लिए बहुत ही आभारी है। फाइनली, थैंक यू। आज आप आए, बहुत सारे ऑनलाइन चीजें चालू है, आपने समय लेके आज हमारे वेबिनार के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, उस सोशल मीडिया चैनल्स पे प्लीज हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वेबिनार्स, कोर्सेज और जो कुछ भी है उसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। एंड यू नो दैट्स इट।
मैं देख रही हूँ कि और एक क्वेश्चन है, वो आंसर करती हूँ। um oh, okay, this was a comment on the previous one. तो नॉर्मल हियरिंग बच्चे स्कूल में जो कुछ भी सीख रहे हैं, उसी ट्रैक पे हमें बच्चों को रखना है। लेकिन अगर बच्चे तैयार हैं, तो उन्हें सिखाने में कोई आगे जाकर सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो कोई भी ट्रेनिंग है, वो एज अप्रोप्रिएट और स्टेज अप्रोप्रिएट है। बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज, हियरिंग एज और लैंग्वेज एज को ध्यान में रखकर। ओके? एंड विद दैट इज़ आवर वेबिनार फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। अगर आपको कोई सवाल है तो आप info@listeningtogether पे हमें ईमेल कर सकते हैं। जब ये वेबिनार खत्म होगा तो एक सर्वे पॉपअप होगा, जिसमें आप आज आपने क्या सीखा, आपके क्या सवाल है, ये इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु में लिख सकते हैं, ताकि हम ये देख सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।